नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी व्यू 2.0 में आज हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, जिसमें करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17/1/2022 का क्वेश्चन 17/1/2022 का क्वेश्चन पेपर 2 जिसमें करेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का, जो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे, जो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आने वाले एग्ज़ाम जनवरी 2024 उसके लिए काफ़ी क्या होने वाले हैं, आप लोगों के लिए वे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। बोला जा रहा है कि डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम होते हैं। तो उसका हो जाएगा संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि बचपन के विकास के दौरान एक चरण है जिसमें बच्चे कई संवेदनशील अवधियों से गुजरते हैं, जिसके दौरान वे विशेष रूप से कुछ प्रकार के उद्दीपन अथवा उत्तेजनाओं के लिए क्या करते हैं, ग्रहणशील होते हैं। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे संवेदनशील अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या बोला जा रहा है। कथन में दिया गया है बच्चों के विकास के प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है ना। बच्चों के विकास के प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके सही ढंग से या तो शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है, कथन ए में दिया गया है। जबकि दूसरा कथन क्या दिया गया है कि तर्क क्या गया है कि इसका तर्क में दिया गया है कि और विकास का स्वरूप एवं अनुक्रम विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौम रूप से समान होती है ना। तो ये सही हो जाएगा। और है जो कथन है इसका गलत होना चाहिए। देखिए क्या है कि इसका दोनों क्या दिया है, दोनों गलत है। यानी ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, है ना। और ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू कर देते हैं। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। और क्या बोला जा रहा है कि जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पारंपरिक बाल्यावस्था। इसको हम लोग पारंपरिक बाल्यावस्था जब होते हैं उस समय क्या होता है कि स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना क्या कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सारे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम करते हैं। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। अधिक क्या होता है, अधिक लचीला होता है ना, लचीला और प्रभावी भी हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में क्रमबद्ध
क्रमबद्धता विद्यमान रहती है। चिंतन में वस्तु निश्चितता तथा वास्तविकता पाई जाती है, जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है। निम्नलिखित में से कौन है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना की गई है। चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर और ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएंगे कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है ना। बच्चों का विकास है जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पे निर्भर करता है। ये जीन पियाजे की क्या है, इनकी आलोचना की गई है। जो बालक के द्वारा जो अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप है, विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। यह कहना है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। इस सिद्धांत की क्या हुई है, आलोचना हुई है। बाकी बच्चे सक्रिय प्राणी है, ये ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। इनकी जीन पियाजे की ये क्या है, ये सही हो जाएंगे इनकी कथन। उसके बाद बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है, तो इसका भी ये सही हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 6 में, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। जीन पियाजे के और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है, तो इसका हो जाएंगे निष्क्रिय और सक्रिय, है ना। यानी सक्रिय प्रक्रिया से निष्क्रिय प्रक्रिया में क्या किया है, दोनों मिलकर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने यह स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोला जा रहा है कि सीखने का आधार इसमें क्या है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही ये क्या है, सीखने का आधार है। इसमें शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है और बालक में इसी क्रिया के द्वारा विचार या भाषा का विकास होता है ना। विचार और भाषा का विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के लिए किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत होती है, तो इसका हो जाएंगे सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, तो इसका सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर डी है ना, कि बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक बोल रहा है कि बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, उसके बाद अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक है। अंतःस्थिति अनुपालन संभावना जो होती है वो क्या है, शिक्षक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है, बाल केंद्रित शिक्षा
शिक्षा में शिक्षक क्या करते, क्या निर्देश देते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों एवं सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखता है। सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखता है। इसमें शिक्षक को अध्यापक प्रक्रिया से हटकर अध्ययन प्रक्रिया पर बल देना चाहिए और बच्चों एवं सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या हो जाएंगे? तो उसका हो जाएंगे, विद्यार्थी की प्रगति एवं विशिष्टता को प्रतिबंधित करें। विद्यार्थी की प्रगति एवं विशिष्टता को प्रतिबंधित करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र, जो पाठचर्या होते हैं और शिक्षा शास्त्र वो क्या होना चाहिए? तो हो जाए संलग्न और संदर्भिक हो। उसके लिए क्या हो? संलग्न और संदर्भित हो, है ना, उसके लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। लिंग डैश है जबकि जेंडर क्या है? लिंग डैश है जबकि जेंडर क्या है? तो लिंग एक जैविक है और जेंडर एक सामाजिक संरचना है। लिंग की भूमिका जिसे एक सेक्स भूमिका के रूप में भी जाना जाता है, एक सामाजिक भूमिका है जिन्हें आमतौर पर उस व्यक्ति के और जैविक आधार पर स्वीकार्य एवं वंशीय माना जाता है, जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना माना जाता है। जेंडर एक सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4, यानी सभी है। इसमें 1, 2, 3 और 4 यानी समूह में कार्य करना चाहिए, कक्षा में भागीदारी होनी चाहिए, उसके बाद पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। इसमें सभी तरीकों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला जा रहा है कि भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जिसमें बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ा दिया गया? निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ा दिया है? चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव होंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है? समावेशी शिक्षा है जो निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में क्या करती है? इसको मदद करती है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को समावेशी शिक्षा में क्या होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर शारीरिक रूप से
बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको हम लोग समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन हमारे आते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि गुणक वैकल्य यानी डिसकैलकुलिया है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है। यानी कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन हो रहा है ना, कैलकुलेशन की जा रहा है, तो कैलकुलेशन किस में हो जाएगा, इसमें गणितीय गणना में। इसका क्या हो जाएंगे, इससे नाम से ही पता चल रहा है डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, तो इसको गणितीय गणना करना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो भाषा अभ्यास है जो भाषा और भाषण और भाषा विकार वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा है ना, बाधा क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। तो बाधा उत्पन्न करने की बात करते हैं किसमें, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। दृश्यों के उपयोग को क्या करना, हतोत्साहित करना। क्योंकि जो भाषा और भाषण जो विकार वाले विद्यार्थी होते हैं वो सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करने का कार्य अभिव्यंजन कौशल का होता है। जैसे लोगों के साथ अच्छी तरह से संवाद करने में क्या होते हैं, वो असमर्थ होते हैं, है ना। लोगों के साथ जो बातचीत करने में होते हैं वो असमर्थ होते हैं, तो दृश्यों के उपयोग से वो उसे क्या करें, हतोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। बोला कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसमें बचने की बात आता है तो एक आयामी पाठ्यक्रम क्या करना चाहिए, लागू। एक आयामी पाठ्यक्रम क्या करना, उसे लागू करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोगों के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बट आप लोग जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अभी कथन में क्या है, सर्सन में क्या दिया गया, किसी एक नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समझ कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में क्या करेगा, मदद करेगी, है ना, लाने में मदद करेगी। उसके बाद देखते हैं कारण क्या दिया है, रीजन क्या है इसका। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या क्या सही है क्या गलत है, यानी दोनों सही हो जाएंगे। दोनों है सही है ना। और क्या है कि आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही, मतलब आर है जो सही व्याख्या एक ही नहीं कर रहा। ठीक है, शारीरिक दंड से विद्यार्थियों को नहीं सुधार सकते हम, उस राजनीति को हम लोग को नहीं अपनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। कोई अध्यापन जो विषय वस्तु अपने आप में एक अंत मानता है वह विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। तो इसका हो जाएंगे कि अन्वेषण के लिए प्रतिषेधन। अन्वेषण के लिए क्या हो जाएंगे, प्रतिषेधन। क्योंकि अन्वेषण के लिए किसी एक को अंत नहीं मानना चाहिए। अन्वेषण के लिए किसी एक को अंत नहीं मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कथन क्या दिया गया कि विद्यार्थियों को विभिन्न
अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, इसका कारण देखते हैं क्या दिया गया कि कारण में क्या है कि एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि उसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। कब, कहाँ और इसमें क्यों करना है, तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। इसका एक मिनट इसका दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, है ना। दोनों है जो सही है और एक ही सही व्याख्या करता है ना, और सही व्याख्या करता है एक ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण माना जाता है। तो इसका हो जाएंगे किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का मूल्यांकन करना। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त का क्या करना, इसका मूल्यांकन करना, क्या सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के बीच प्रतिक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच जो है प्रतिज्ञात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है, तो इसका क्या हो जाएंगे, देखिए है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। चलिए उपयुक्त प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। इसमें हो जाएगा कि ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका होगा कि अनुभवों पर चिंतन और मनन करने की अवसर प्रदान करें, है ना। जो भी अनुभव है उसके लिए चिंतन और मनन करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करें, अवसर दें उन्हें, है ना, अवसर प्रदान करें। किसी भी विषय वस्तु पे वो हो, है ना, वो चाहे किसी भी विषय वस्तु पर क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की। किस रणनीति ने क्या की, विद्यार्थी की मदद की। क्या बोला था उसने कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसे करने के बाद तुरंत विद्यार्थी कहा, मुझे अब क्या हो गया, पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे मौखिकरण। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मौखिकरण बोल सकते हैं, है ना, मौखिकरण। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने दैनिक कार्य व्यवहार में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है ना। रोज रोज अनेक सारे व्यक्तियों के क्या आते हैं, संपर्क में आते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं कि उनके भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। यही है जो उसको मौखिकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोला जा रहा है कि भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो इसका सही नहीं हो जाएंगे, है ना।
चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भ्रांतियाँ। भ्रांतियाँ हैं जो स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है ना। भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती है, तो ये भ्रांतियाँ सही नहीं हो जाएंगे। सही क्या है कि भ्रांतियाँ का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में संरचनात्मक रूप से किया जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद भ्रांतियाँ कुछ संप्रदायों के बारे में बच्चों की समझ प्रारंभिक चरण की विशेषता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? क्या सही हो जाएंगे। उसके बाद भ्रांतियाँ जो होती है बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सकारात्मक रूप से क्या करता है? उसको प्रभावित करता है, तो इसका हो जाएंगे आशा, है ना। क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर आशा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? भविष्य के प्रयासों की क्या है? प्रेरित करने के लिए एक संभावना होती है, उसका देख लेते हैं क्या हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। इसमें क्या हो जाएगा कि मैं इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में क्या हूँ? सक्षम हूँ। इसका सही हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 31 पे। यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 से, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा डैश और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन की बनाए रखने की उद्यम कल्पना के रूप में इसकी सराहना करेंगे। इसकी सराहना बोला था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की? यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा डैश और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने का उद्यम कल्पना के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसके वायरस हॉर्डिंग, है ना। वायसराय हॉर्डिंग है। वायसराय किसके द्वारा? हॉर्डिंग के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित का उचित मिलान करना है। निम्नलिखित का उचित मिलान करना है, तो इसका देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? उचित मिलान यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो 3, 1, 2, 4 क्या क्या हो जाएंगे? 3, 1, 2, 4 के साथ मैच करना है हम लोगों को। यहाँ लिख लेते हैं 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 यानी 1 का 3। भाषाविद क्या हो जाएंगे? इसका भाषाविद हो जाएंगे जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है भाषाविद कहलाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4 में क्या हो जाएंगे? उसके बाद 1, 3, 1, 2 और 4। उसके बाद 2 मुंशी का क्या हो जाएंगे? मुंशी का हो जाएंगे 1, है ना। यानी जो फारसी पढ़ता है, फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। 1 मिनट, इसका क्या था? इसका 1 हो जाएंगे ना। इसका सही है, ठीक है। मुंशी का क्या हो जाएंगे? जो फारसी
पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है, उसको मुंशी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, क्या था कि 3-1 हो गया। उसके बाद 2-4, सी का 2 हो जाएंगे, सी का 2 प्रत्ययवादी। प्रत्ययवादी क्या हो जाएंगे, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञाता है। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन क्या है, ज्ञान रखता है ना, ज्ञान रखता है। इसको हो जाएंगे प्राच्यवादी। इसको हम लोग प्राच्यवादी के नाम से जानेंगे। अगला लास्ट है क्या, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का क्या हो जाएंगे, डी का 4, यानी वर्नाकुलर को हो जाएंगे जो स्थानीय भाषा बोली जो मानक भाषा से अलग है। जो स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा के क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन समय में भारत तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। तो इसका सही कथन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा कि स्नैप त्यांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्धि बौद्ध मठों को देखने आया था। जो स्नैप त्यांग था, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को क्या करने आया था, देखने आया था, है ना। कौन सा कथन एक मिनट इसमें कौन सा कथन है जो सही है। तो सही कथन का चयन करना है। इसका कूट देख लेते हैं। इसका कूट दिया गया है। सही कथन में क्या क्या है, जो इसका कूट में क्या क्या सही हो जाएंगे, इसको देखते हैं। इसका बी और सी सही हो जाएंगे, यानी वी और सी हो जाएंगे जो सही है। चलिए अब देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। बी और सी, यानी ये सही थे। अश्वत्थ त्यांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों एवं प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था, ये सही है। उसके बाद चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों एवं देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक क्या किया था, उसने लिखा था। फायान एक, उसके बाद बोला था कि फायान जो भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। फायान एक चीनी बौद्ध भिक्षुक यात्री लेखक एवं अनुवादक थे। 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक 399 से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और नेपाल की धर्म यात्राएं की, है ना। फायान जो थे भारत, नेपाल और श्रीलंका की धर्म यात्राएं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 पे क्या है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना, है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना। अभी कथन में क्या दिया गया कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से क्या क्या भर दिया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या है कि ये सही है। उसके बाद राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे, तो ये भी सही है ना। और दोनों सही है, और एक और है जो सही व्याख्या करता है एक की। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे, तो इसका दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करना। इसका सही विकल्प क्या हो जाएंगे, इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी, यानी 3124। इसका क्या हो जाएंगे, 3124। चलिए 3124 के साथ इसको मैच करेंगे। क्या क्या है जो पहले लिख लेते हैं। 3, 1, 2 और 4। जिक्र माने नाम का जाप। जिक्र का मतलब क्या होता है, नाम का जाप।
रक्स, रक्स का मतलब होता है नृत्य। रक्स का मतलब क्या हो गया? नृत्य। उसके बाद आते हैं शमा। शमा का आता है गाना। शमा का मतलब क्या हो जाएंगे? गाना। फिर मुरीद, मुरीद में हो जाएंगे अनुनाई। मुरीद का क्या हो जाएंगे? अनुनाई। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है एक, अभी कथन में क्या दिया गया है ना? कथन को पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन में है कि मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है ना? तो ये सही हो जाएंगे। मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। संगम कवि और अज्ञात यूनानी जो समकालीन थे, तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है किसकी? ए की। आर है जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी? ए की। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कंटवा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिससे लगभग कितना 70,000 गांव थे, है ना? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जो 70,000 वहाँ पे क्या थे? गांव थे। तो इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे अकबरनामा में। इसमें किस में हो जाएंगे? इसके अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक अकबरनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ऐतिहासिक रूप से दर्ज पहला गोंड राज 14वीं और 15वीं शताब्दी में मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में सामने आया था, है ना? 14वीं और 15वीं शताब्दी में सबसे पहले सामने देखा गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना। चलिए इसको मिलान करते हैं। एक तरफ क्या दिया गया? सूची 1, एक तरफ सूची 2 दिया गया है ना? एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2 है। चलिए देखते हैं इसका सूची, इसका क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएंगे वी, यानी ए का 1, बी का 2, 3, सी का 2, डी का 4। 1, 3, 2, 4 किसके साथ मैच करना है? 1, 3 और 2, 4 के साथ। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1, 3 और 2, 4। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको उसको मिलान करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 1, 3 और 2 और 4, है ना? अब इसको हम लोग मैच करते हैं। फर्स्ट नंबर में परती का क्या होगा कि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को परती बोलते हैं, तो इसका ये सही हो जाएंगे। उसके बाद साल पे आते हैं, तो एक क्या है? एक पेड़ है। साल एक क्या है? पेड़ है। उसके बाद महुआ, एक फूल जिसमें शराब बनाई जाती है। महुआ क्या है? एक फूल है जिससे क्या है? शराब बनाई जाती है। बेवड़ की बात करते हैं तो घुमांत खेतों के लिए, बेवड़ है जो घुमांतु खेतों के लिए हो जाएंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, इसको आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि, है ना? इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सही कथन पर चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि विधवा के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, तो इसका ये सही हो जाएंगे,
है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़े तथा सही कथन का क्या करना, चयन करना। सही कथन का क्या करना है, इसका चयन करना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, तो इसका एक गलत हो जाएंगे, है ना। बाकी क्या है सेकंड में, कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की, तो ये सही हो जाएंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, केवल बी सही है, केवल बी है जो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 पे। कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना। अभी कथन में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। मंदिर में प्रवेश आंदोलन की क्या की, अगुवाई की, ये सही है। उसके बाद आते हैं अगला पे, कारण में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि लोग यहाँ देखें कि समाज में जातीय पूर्वग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है ना। लोग यहाँ देखें कि जातीय पूर्वग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। आर है जो सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला रहा है कि निम्नलिखित में से कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा आंदोलन के विषय में क्या पूछा जा रहा है कि बिरसा आंदोलन के विषय में सही है, तो इसका क्या क्या सही हो जाएंगे देख लेते हैं। ए और बी दोनों सही है, इसका है जो ए और बी दोनों हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। यानी बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज सुधारों का आंदोलन था, ये भी सही है, सही है। बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है ना। कथन में क्या है कि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए, है ना। अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कारण में क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। दोनों सही है ना, दोनों जो हो जाएंगे सही है। बट आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी, ए की। सही तो दोनों हो जाएंगे, बट आर है जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी, तो ए की। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन में ए में क्या है, कथन ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए में कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की, ठीक है। कारण में क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक संगठनों में से किसी एक में शामिल हो जाए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसको देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर है जो गलत हो जाएंगे। ए सही है परंतु आर है जो गलत है ना। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। चलिए आप लोग 45 क्या बोला जा रहा है कि कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है। कथन में कि पृथ्वी और सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल में क्या है कि एक अद्भुत ग्रह है ना। तो इसका क्या हो जाएंगे, ए है सही तो है, बट कारण में क्या दिया कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति सहायक है। तो कारण भी तो सही है ना, ये भी सही हो जाएंगे। यानी ऑप्शन देखिए, ए और बी दोनों सही है, पर आर है जो ए की व्याख्या नहीं करती है ना, यह सही व्याख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 46। कब ग्रीनविच यमुनोत्तर पर सभी स्थानों को दिन का मध्य दोपहर होगी। बोला जा रहा है कि
कब ग्रीनविच यमुनोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी? सभी स्थानों पे इसका क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब सूरज है जो प्रमुख यमुनोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जब सूरज प्रमुख यमुनोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे क्या होंगे? सबसे ऊंचे बिंदु पे दिखाई देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 47, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में मापा जाए? किस में मापा जाता है? यदि अंश है जो डिग्री में मापा जाना चाहिए तो हो जाएंगे 90 डिग्री। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? तो 90 डिग्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48, कथन दिया गया है ए और कथन आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना। कथन ए में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड पाई जाती है। तो एक बार फिर से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड पाई जाती है। तो सही बात है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद शीत कटिबंध में सूरज क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा किरणें तिरछी पड़ती है और कम गर्मी पैदा होती है। तो ये भी सही हो जाएंगे, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ए और आर दोनों सही है। आर है जो सही व्याख्या है किसकी? ए की। इसका दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों में एवं इनमें पाए वन जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करना है। चलिए इसको सुमेलित करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी 3 4 1 2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 4 1 और 2 को साथ। ठीक है, सभी को दिख रहा होंगे यहाँ से 3 4 1 और 2। अब क्लियर है? अब आप लोग मैच करिए। टुंड्रा का क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू। क्या क्या हो जाएंगे? सील हो जाएंगे, कस्तूरी बैल हो जाएंगे और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। उसके बाद आते हैं कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में, तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सांप, छिपकली और ऊँट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में सांप, छिपकली और ऊँट पाए जाते हैं। अगला देखिए शीतोष्ण घास के मैदान, तो ये हो जाएंगे जंगली भैंस, बाइसन और जंगली भैंस पाए जाते हैं, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान में। तो बताते हैं अगला उष्णकटिबंधीय में आ जाएंगे हाथी, जेबरा और जिराफ। हाथी, जेबरा और जिराफ हो जाएंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय यहाँ पे घास स्थल है ना, तो हाथी, जेबरा और क्या हो जाएंगे? हाथी, जेबरा और जिराफ हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50, निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या को सुमेलित करना है। तो इसको मैच करते हैं। इसका क्या क्या हो जाएंगे? इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। इसका क्या हो जाएंगे? 4 3 2 और 1 के साथ, है ना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 3 2 1। थ्री 2 और 1, है ना। नहीं भी लिखेगा तो पता चला क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में
पहला बोला कि संवहनी वर्षा, तो इसका हो जाएंगे क्या यहाँ पे, यह नीचे आ जाइए, वाष्पीकरण से गर्म। संवहनी वर्षा हो जाएगा वाष्पीकरण से गर्म। उसके बाद बरसन, इसका हो जाएंगे बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाती है। बरसन में क्या होती है कि बादल है जो आर्द्रता से बहुत भारी हो जाती है। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वर्षा। इसका होता है कि गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। पर्वतीय वर्षा होती है जो गर्म वायु ऊपर उठकर पर्वत पर चली जाती है। ठीक है। लास्ट में आते हैं चक्रवाती वर्षा, तो हो जाएंगे ठंडा हवा गर्म हवा से मिलती है। ठंडा हवा है जो क्या होती है, गर्म हवा से मिल जाती है ना। ठंडा हवा गर्म हवा से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का हम लोग चयन करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है सही। ए और डी सही हो जाएंगे, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और डी सही है। यानी पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही लवण जल है। पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल कितने प्रतिशत, 3% ही लवण जल है। अगला पे आते हैं, उसके बाद सही क्या हो जाएंगे कि हिम नदियाँ और नदियाँ, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत है, तो ये भी सही है। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 96.5% की बात करते हैं भाग, तो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। महासागरों और सागरों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 52 पे। कथन दिया गया ए बी सी को पढ़ा और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं कथन ए और बी सी को क्या क्या सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 यानी ए और बी इसका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए और बी सही हो जाएंगे। देखिए वायुमंडल बोला जा रहा है कि वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, सही बात है ना। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। अगला है कि वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है, तो ये भी हो जाएंगे, सही बात है। ओजोन परत हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या हो जाएंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है, कौन सा कथन है जो पवन का क्या कर रहा है कि वर्णन कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएंगे कि उच्च दाब क्षेत्र, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे कि उच्च दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। उच्च दाब क्षेत्र है से क्या करती है, निम्न दाब क्षेत्र की ओर ये गमन करती है ना, पवन का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 54। अशोक ने अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है। अशोक है जो कौन से परिवहन के साधन का उपयोग कर सकता है, तो इसका देख लेते हैं। इसका बी सी डी यानी सड़क मार्ग, वायुमार्ग और रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायुमार्ग और रेल मार्ग का उपयोग कर सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा ऊर्जा संसाधन है जो भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका हो जाएंगे कोयला। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए में दिया गया है कि ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या हो जाएंगे, जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी वो आपके पास चल जाएंगे।
है ना, यानी ऑल नोटिफिकेशन पे क्या करें, उसको क्लिक कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो परंपरागत ऊर्जा के क्या है, दो मुख्य स्रोत है। और उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी ए और आर दोनों सही है। सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। आर है जो सही व्याख्या कर रहा है ए की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। फसलों को उन देशों के साथ जहां से अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका क्या क्या सुमेलित है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 4-3-2-1 के साथ मैच करना है ना, 4-3-2-1 सही उत्तर हो जाएंगे इसका। 4-3-2-1 डिसेंडिंग ऑर्डर में मैच करिए इसको। 4-4-3-2 और 1, यानी पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन क्या हो जाएंगे, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद चाय की बात करते हैं, केन्या और श्रीलंका। चाय कहाँ पे हो जाएंगे, केन्या और श्रीलंका। इसी तरह कॉफ़ी, ब्राज़ील और कोलंबिया। ब्राज़ील और कोलंबिया में इसका क्या होते हैं, उत्पादन होता है ना। एक तरफ फसल, एक तरफ उत्पादन देश दिया गया। उसके बाद आते हैं कपास, तो हो जाएंगे ब्राज़ील और मिस्र में। कपास कहाँ पे हो जाएंगे, ब्राज़ील और मिस्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना। कथन ए में क्या है कि कई भाषाई अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों जैसे विद्यालयों और कॉलेजों, महाविद्यालय जिसको बोलते हैं, कि आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। तो ये सही हो जाएंगे, है ना। उसके बाद चलते हैं आर में क्या है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। तो ये भी दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं। आर है जो सही व्याख्या कर रहा है किसकी, तो ए की। अगला क्वेश्चन आते हैं 59 में। डैश बोला जा रहा है कि डैश निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, और साथ ही ये व्यक्ति जो बोला जा रहा है कि विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी हमें क्या करता है, अवरुद्ध कर रहा है। किसके कारण हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं होती। ये क्या है, एक तरह से रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, है ना, कि विशेषताओं के विकास को भी क्या कर रहा है, अवरुद्ध। एक क्या मानते हैं इसको, रूढ़िबद्ध धारणाएं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 60। संसदीय शासन पद्धति में बोला जा रहा है कि संसदीय शासन पद्धति में क्या क्या सही हो जाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन सी ये सही है, बी क्या हो जाएंगे, गलत है ना। यानी कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, गलत। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। लोकतंत्र में गतिवाद है जो प्रतिबिंबित होता है। इसका सही विकल्प देख लेते हैं, क्या सही है जो, यानी ए और बी दोनों सही है ना। इसका हो जाएंगे ए और बी दोनों है जो सही हो जाएंगे। ए और बी पे चलते हैं। इसका
सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाएं और कार्यक्रम को चलाने से, सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रम को चलाने से। उसके बाद सेकंड में विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से। तो दोनों क्या है, लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर आते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की क्या है, विशेषता मानी गई है ना। तो इसको देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प, यानी सी और डी सही हो जाएंगे। इसका हो जाएंगे जो सी और डी हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं, सी और डी में क्या बोला जा रहा है। कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, ये भी सही बात है। उसके बाद नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। नियमित रोजगार जो होती है अवसरों की थोड़ी बहुत क्या होती है, गारंटी होती है, मतलब ज़्यादा इसको रोजगार नहीं मिल पाती है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। निम्नलिखित रोजगारों का उनकी स्थिति के साथ मिलान करना, सही उत्तर का चयन करना। तो इसको मैच करिए। सबसे पहले इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 4 3 2 1 के साथ हम लोग इसको मैच करेंगे। 4 3 2 और 1 के साथ, 4 3 2 1 के साथ मैच करिए इसको। यहाँ लिख लेते हैं 4 3 2 और 1, यानी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नियमित क्या है, वेतनधारी है। बोला जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं जो नियमित वेतनधारी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे कि सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, इसका हो जाएंगे स्वरोजगार युक्त। ये क्या है, स्वरोजगार युक्त है। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक, तो इसका हो जाएंगे नियोक्ता। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक नियोक्ता। कृषि मजदूर, तो ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी वेतन श्रमिक है। एक तरह से अस्थायी वेतन श्रमिक मानेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों में से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि इसका क्या हो जाएंगे, इसको देख लेते हैं। ए बी दोनों सही है, इसमें ए और बी दोनों सही है। यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है। उसके बाद यह प्रतिनिधि सरकार है। यह क्या है, एक तरह से प्रातिनिधिक सरकार है। तो सही और लोकतंत्र एक ऐसा प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। यह शासन प्रणाली देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसमें प्रातिनिधिक सरकार बनती है जो लोगों के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। समझ में आ गए होंगे सभी को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। कथन का क्या करना है, सही कथन का चयन करना। कथन ए में क्या दिया गया, अभिकथन में अभिसर्जन में है कि निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी किसको बताया जा रहा है, मीडिया है जो संतुलित और स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है, सही है। अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। तो दोनों सही है ना, इसका दोनों सही हो जाएंगे। बट आर है जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, किसकी, ए की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ होता है। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। इसका ए बी दोनों हो जाएंगे जो सही है, ए बी दोनों
सही हो जाएंगे। यानी इसको देखिए, ए में सरकार एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना। उसमें क्या करना चाहिए, कोई रुकावट भी नहीं डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 67 पे। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, जो कि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कि क्या है कि इसका सही हो जाएंगे ए और डी, है ना। सही उत्तर हो जाएंगे ए और डी। यानी इसमें हो जाएंगे सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सही है। धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है, तो ये भी सही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 68 पे। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में। अनुच्छेद है जो किस में नहीं रख सकते, 39 के ए में। क्वेश्चन हमारा आते हैं 69। गद्यांश को पढ़िए, है ना। पश्चिम वर्जीनियन यानी अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों की सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। नीचे दिए गए विकल्प में से किस उपयुक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है। चलिए इसको देखते हैं। इसका विकल्प इसका हो जाएगा कि अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना, है ना। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन संप्रदाय या उप संप्रदाय निम्न में से कौन सा संप्रदाय या उप संप्रदाय इसमें शामिल होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसका हो जाएगा केवल ए, है ना। केवल ए, मजदूरों के हितों की रक्षा। इसका क्या हो जाएंगे, मजदूरों के हितों की रक्षा हो जाएंगे। ठीक है। 71 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स एवं चित्रों के संदर्भ में पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करना। तो इसका क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें हो जाएंगे कि ए, बी और डी। सही विकल्प क्या क्या सही हो जाएंगे, ए, बी और डी सही हो जाएंगे। यानी ए में क्या सही है कि दृश्य सामग्री संप्रतियों का विवरण देती है। ठीक है। उसके बाद ये छवियाँ जिज्ञासा और ध्यानाकर्षक करती है। जो ये छवियाँ हैं जो जिज्ञासा और ध्यानाकर्षक करती है। उसके बाद क्या आते हैं, डी में आते हैं कि कई बार दृश्य सामग्री शब्दों की अपेक्षा संप्रतियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती है। तो ये भी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 72 पे जाइए। 72 में क्या कि निम्नलिखित कथनों ए, बी को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करना। क्या बोला कि भारतीय विद्यालयों पाठ्यचर्याओं में से एक विषय के रूप में नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक युग की देन है। जो नागरिक शास्त्र की देन है जो भारतीयों में अंग्रेजी राज के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी राज की निष्ठा को देखते हुए शामिल किया गया था। दूसरा में क्या है कि नागरिक शास्त्र एक ऐसा
ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक आवक नागरिकों का क्या करें, नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे ए बी दोनों गलत है ना। ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 73। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता धारण को बनाने से बचने के लिए एक शिक्षक को डैश चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। इसका हो जाएंगे लड़के एवं लड़कियों को परंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। लड़के और लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। अगला आते हैं 74 पे। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम कक्षा में लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास के लिए अति उपयुक्त है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका बी और सी क्या हो जाएंगे, जो अति उपयुक्त हो जाएंगे, बी और सी। बी में देखते हैं कि कक्षा में वाद विवाद एवं विमर्श यानी चर्चाओं के माध्यम से अधिगम को एक सहभागी प्रक्रिया बनाना, सही है। उसके बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों के आत्मबोध पर काम करना ताकि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं स्तरों की विभिन्नताओं से उपजे पूर्वग्रहों को कम किया जा सके। तो ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला था कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए कौन सी गतिविधियाँ है जो उचित होगी, कौन सी गतिविधियाँ हैं जो उचित माना जाएगा। तो इसका सही विकल्प देखते हैं, ए और सी हो जाएंगे जो उचित हैं, है ना। ए और सी। ए और सी में क्या बोला जा रहा है कि ए में क्या है कि बुनकरों द्वारा, एक मिनट, देखिए को आसपास के क्षेत्रों में स्मारक ढूंढना और उनके ऐतिहासिक महत्व एवं पारंपरिक मूल्य का पता लगाना। स्मारक ढूंढना तथा आसपास के पारंपरिक मूल्य का पता लगाना। सी में क्या बोला जा रहा है, सी में कि बच्चों को बाजार से खरीदी वस्तुएं, एक मिनट, सी ठीक है, हाँ। बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें 2 श्रेणियों में वे वस्तुएं जो उसी शहर गांव में जहां से वे रहते हैं बनने वाली तथा वे वस्तुएं जो व्यापारिक द्वारा दूसरे जगहों से लाई गई है वे विभाग करने को कहना, ठीक है। अगला आते हैं 76। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ सबसे उपयुक्त होगी। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु कौन सी गतिविधियाँ जो सबसे उपयुक्त माना जाएगा। तो हो जाएंगे ए और डी, सही है ना। ए और डी हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। यानी ए में क्या बोला कि नगर निगम पंचायत का भ्रमण, नगर निगम या पंचायत का क्या करें, भ्रमण करें, सबसे उपयुक्त। उसके बाद अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना, पड़ोस में अपनी सफाई सुविधाओं पर एक क्या करना, परियोजना करना, ये भी सही है। 77 है, क्या बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त माना जाएगा। तो इसका बी और डी हो जाएंगे जो सही है, बी और डी हो जाएंगे जो क्या है, सही है। यानी बी और डी में क्या है कि गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल योजनाएं,
उसके बाद डी में है कि रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान, है ना, तो ये सही विकल्प हो जाएंगे। 78 पे आते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में क्या करेगी, सहायता करेगी। इसका सही क्या क्या होंगे, इसका देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएंगे केवल ए और सी, ए और सी, ठीक है। ए और सी को देखते हैं। ए में क्या बोला जा रहा है कि कक्षा में आने वाली समस्याओं का बच्चों के द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध कराना। उसके बाद सी में क्या है कि विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शब्दों में तथा संदर्भित उदाहरणों में उत्तर दें, है ना, तो ए और सी हो जाएंगे जो सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 पे। 79 में क्या, तो इसको देख लेते हैं, इसका क्या सही हो जाएंगे। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के प्रतीक है, तो इसका सही क्या हो जाएंगे, इसका ए और बी हो जाएंगे जो सही है ना, ए और बी हो जाएंगे जो सही है। यानी ए में क्या बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, विद्यार्थियों को क्या करना कि अपनी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों को उत्तर सुनने के लिए उसको प्रोत्साहित करना। उसके बाद बी में क्या बोला जा रहा है कि किसी घटना या प्रघटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना, तो ये भी क्या है, इसका सही हो जाएगा विकल्प। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध कराता है। इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प क्या हो जाएंगे, ए और सी है जो सही हो जाएंगे, ए और सी, है ना। इसमें कथन का ज़्यादा क्वेश्चन है ना, कथन वाला क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा सभी ऑप्शन को ज़रूर देखें, है ना। कथन के क्वेश्चन अगर ऑप्शन नहीं पता होंगे तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो इस ज़्यादातर क्वेश्चन कथन वाला ही देखने को मिलेंगे सोशल साइंस में, तो आप लोग इसको इजी में ना लें। अगर इजी में लीजिएगा तो एग्ज़ाम आप लोगों को ख़राब हो सकती है, इसलिए आप लोग इसको पूरे ज़्यादा क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। कहीं से भी इस क्वेश्चन को क्या करें, पूरे ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम क्या हो, आपको ज़्यादा नंबर आप लोगों के लिए आ सके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80, है ना। इसमें क्या है, क्या क्या सही था, ए और सी। ए में क्या था कि महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे, ठीक है। सी में है कि आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार को विभिन्न झगड़ों एवं विवादों के हल क्यों ढूंढने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं 81 पे। ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई, इस तर्क हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इसका देखते हैं क्या सही हो जाएंगे। ए बी सही हो जाएंगे, है ना। इसका ए और बी सही हो जाएंगे, ए और बी सही हो जाएंगे। यानी सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना। उसके बाद कुछ निर्देश यानी सैंपल गांवों में घरों में सर्वेक्षण करना, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके हिसाब से भुगतान दरें जो गिर गई थी उसके हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे 7-6।
82 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोला जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तक में कई समुदायों की चर्चा की गई है, जैसे दलित, मुस्लिम और गरीब आदि। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? सबसे उपयुक्त तरीका क्या माना जाएगा? चलिए इसको देखते हैं हम लोग 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 इसका हो जाएंगे ए, सी और डी हो जाएंगे, जो सही हो जाएंगे। सी और डी इसका सही विकल्प है, सी और डी। सी में क्या बोला जा रहा है कि इस समुदाय से संबंधित मुद्दों को संवेदनशील तरीके से पढ़ाना। ठीक है। उसके बाद सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उचित प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता क्या करना? प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 83 पे। सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या है कि सामाजिक विज्ञान को अंतर विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। शिक्षकों के लिए क्या हो जाएंगे? चुनौतीपूर्ण है। सही बात है। उसके बाद कारण में क्या है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास या भूगोल से ही लिखे गए हैं। तो ये भी सही है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें में अधिकतर है जो विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास और भूगोल से ही लिखे गए हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और है जो एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं 84। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ है जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास को शुरुआत हुई। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए जिनका इस्तेमाल भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को समझने के लिए हुआ है जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास की क्या हुई थी? उसमें शुरुआत हुई थी। 84 का देखिए क्या हो जाएंगे? सी। 84 का सी। ए और बी हो जाएंगे जो सही है। ए और बी सही हो जाएंगे, यानी ए में क्या है कि बुनकरों द्वारा अपनी दशा का वर्णन करते हुए भारत में कंपनी सरकार को दिया गया याचिका पत्र। ठीक है। बी में क्या है कि उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट जिनमें बुनकरों द्वारा सही कठिनाइयों का वर्णन करना। ये भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं 85 पे देखते हैं। परियोजना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भिकता का क्या उपयोग है? दी गई संदर्भिका का क्या उपयोग माना गया? तो इसका क्या क्या सही हो जाएंगे? ए, सी, डी। ए, सी और डी सही हो जाएंगे। यानी ए में क्या है कि उन दस्तावेजों का विवरण देती है जिनको परियोजना बनाते समय अधिगमकर्ताओं ने उल्लिखित किया। ठीक है। बी में क्या है कि यह प्रमाण है कि अधिगमकर्ताओं ने इन सामग्रियों को परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एकत्रित किया था। तो ये भी सही है। अगला क्या है कि यह परियोजना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट के लिए अनिवार्य आवश्यकता है, अतः सम्मिलित किया जाता है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। अभी कथन में है कि पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकलित संग्रह होता है जो उसकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम का संकल्पित संग्रह होता है जो उसकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को क्या करता है? दर्शाता है।
इसके बाद सेकंड में क्या है कि कारण में पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ता की योग्यताओं के आकलन हेतु रूब्रिक यानी निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सही है ना। ए बी है जो दोनों क्या हो जाएंगे, जो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियाँ विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करता है। तो इसका क्या क्या हो गए, बी और सी। देख लीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी और सी। बी में क्या है कि बच्चे को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। ठीक है, सी में क्या बोला कि बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं, है ना। तो ये बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 पे। 88 क्या गया है, सूची दिया गया, सूची को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी बी। तो क्या क्या सही हो जाएंगे, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी 3 4 2 1। क्या क्या मैच करना है, 3 4 2 1 के साथ मैच करना है। 3 4 2 1 के साथ इसको मैच करिए। 3 4 2 और 1। ठीक है, कक्षा में प्रश्न पूछना। तो इसका क्या हो जाएंगे, कक्षा में प्रश्न पूछना, उपचारात्मक तरीके उपलब्ध करवाना। उपचारात्मक तरीके है जो उपलब्ध करवाना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था, 3 4 2 1, है ना। 3 4 2 1। उसके बाद आते हैं, इसका ये हो गया साथी मूल्यांकन, इसका हो जाएंगे 4। साथी मूल्यांकन का क्या हो जाएंगे, दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की जानकारी होना, साथी मूल्यांकन। उसके बाद सी में क्या आ जाएंगे, सत्रांत परीक्षा। तो इसका हो जाएंगे अधिगमकर्ताओं को प्रमाणीकृत करने का काम। सत्रांत परीक्षा हो जाएंगे अधिगमकर्ताओं को प्रमाणीकृत करने का काम करना। अगला क्या हो जाएंगे कि लिखित परीक्षा, है ना। इसका हो जाएंगे लिखित परीक्षा का क्या हो जाते हैं, देखते हैं। बड़े स्तर का अधिकर्ताओं का आकलन, बड़े स्तर का अधिकर्ताओं का क्या हो जाएंगे, आकलन हो जाएंगे, है ना। नंबर लिखित परीक्षा का। ठीक है, इसको एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। थोड़ा ऑप्शन इसका बड़ा दिया गया है, इसलिए इसको मिलाने में थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, एक पोर्टफोलियो है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों सही है। बी और डी है जो सही हो जाएंगे, यानी विद्यार्थियों को कार्यों के स्वदेशीय संग्रह पोर्टफोलियो में। उसके बाद एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय साधन, इसका ये भी क्या हो जाएंगे, सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं? चलिए देखते हैं इसका क्या क्या हो जाएंगे। केवल एक सही, केवल एक है जो होंगे सही हो जाएंगे। यानी ए में क्या दिया है? जन धन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की। क्या आप इन विचार मत मात्र से सहमत हैं? उचित ठहराइए। जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की। क्या आप इन विचार मत मात्र से सहमत हैं? उचित ठहराइए। ठीक है, अगला पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन 91 से 99 तक देखने को मिलेंगे। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 91 से 99 तक गद्यांश है। उसको पढ़ने के बाद उत्तर हम लोग इसका क्या करेंगे। गद्यांश को पढ़िए। बोला जा रहा है कि आज विश्व के किसी न किसी हिस्से में अशांति का वातावरण बना हुआ है। ठीक है, कहीं अशांति का कारण बेरोजगारी है तो कहीं साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा, कहीं देश को हड़पने का षड्यंत्र है। परिणाम स्वरूप बहुत से देश अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर भी नहीं दे पा रहे। कभी उन्हें बाहरी शक्तियों द्वारा फैलाई गई अशांति अपने कदम कदम पीछे खींचने को विवश कर देती है, तो कभी आंतरिक शक्तियाँ ऐसे वातावरण में प्रगति के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद बोला जाए कि विश्व का अधिकांश जनधन विकास की जगह सुरक्षा के संसाधनों पर व्यय हो रहा है। कहावत है कि शांत चित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है। शांत चित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है। किसी को कोई काम सौंपते समय यही कहा जाता है कि शांति के साथ मनन करो तो यह काम तुमसे ज़रूर क्या है कि सग जाएगा। विश्व को भी यदि आगे बढ़ना है तो उसे भी नित्य नए उपाय तलाशने होंगे जो दोस्ताना और शांतिपूर्ण वातावरण में ही तलाशे जा सकते हैं। जब तक एक दूसरे के प्रति अविश्वास एक दूसरे से भय बना रहेगा तब तक उसका सबका साथ साथ बढ़ना संभव नहीं हो पाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य विश्व शांति में ही छिपा है। चारों ओर शांति होगी तभी वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ भी सबको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन करिए। गद्यांश के अनुसार विश्व में कैसा वातावरण बना हुआ है? तो इसका हो जाएंगे अशांत वातावरण, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? अशांत वातावरण। अभी हम लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 92। बहुत से देशों के द्वारा अपने नागरिकों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएंगे सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक व्यय। सुरक्षा के साधनों पर अत्यधिक खर्च करना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व की प्रगति के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले हम लोग विश्व में शांति की स्थापना करनी होगी। विश्व में किसकी स्थापना? शांति की स्थापना करनी होगी। नाइन्टी 94 पे आते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ कब संभव है? तो इसका हो जाएंगे जब
जब समस्त विश्व में शांति और प्रेम का वातावरण वातावरण हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95। सबका साथ सबका बढ़ना संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बना हुआ है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव बना हुआ है, इसी कारण से। 96 आते हैं। साथ साथ शब्द क्या है? साथ साथ शब्द है जो क्या है? तो हो जाएंगे पुरुक्त शब्द, सॉरी पुनरुक्त शब्द। उसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्त शब्द। जब किसी शब्द की एक साथ दो बार आवृत्ति होती है, अर्थात वही शब्द जब उसमें मिलता जुलता शब्द एक साथ साथ या पास पास आते हैं, उसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे साथ साथ, धीरे धीरे, ये सारे। बेरोजगार शब्द में उपसर्ग है। बेरोजगार शब्द में क्या बोला जा रहा है कि उपसर्ग कौन सा है? तो वे, है ना। उपसर्ग जो शब्दों के पहले आकर लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। शांतचित्त ही बेहतर विकल्प खोज पाता है से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा शांत भाव से सोचे गए विचार एवं कार्य श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, मतलब अच्छा परिणाम देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 99। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? किस शब्द में क्या है कि प्रत्यय है? तो आर्थिक। आर्थिक शब्द में क्या है? प्रत्यय है। चलिए 100 से लेके 105 में इसमें पदांश दिए गए हैं, उसको पढ़ना है। अप्रैल की एक सुबह थी। धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो रही थी धूप करीब आ रहा था। कौवे के प्रजनन का समय। घोंसले के लिए यहाँ वहाँ चीज़ें बटोरते जगह जगह नज़र आते थे। उसके बाद कौवे घर के सामने ही खुली जगह में बनने वाला था कोई मकान। नींव के लिए खोदी जा रही थी जमीन। वही किनारे से लगा दिया था बल्लियों का ऊंच ढेर। बगल ही डाल दिया था मजदूरों का अपना झोपड़ा। उसी थोड़ी सी जगह में खेलते रहते थे मजदूरों के बच्चे सुबह शाम। मंडराता रहता था एक मरघिल्ला सा कुत्ता आसपास। कौवे जैसे ही उतरता था मैदान में लेने को कोई तिनका, रस्सी या लकड़ी का टुकड़ा, भौंकते हुए झपटता था कुत्ता उस पे। थकाते रहते थे दोनों एक दूसरे को देर तक। कौवा उड़ता और बैठ जाता बल्लियों पर जाकर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसका करते हैं। क्वेश्चन 100 से, घर के सामने ज़मीन क्यों खोदी जा रही थी? तो इसके लिए कोई मकान बनने के लिए, है ना, अभी पढ़े हम लोग, कोई मकान को बनने के लिए। कविता में कौन सा बिंब नहीं है? कविता में कौन सा बीम है जो? तो अंडे सेते हुए कौवे। अंडे सेते हुए कौवे कहीं ये नहीं लिखा गया है ना। बाकी खेलते हुए बच्चे थे, बलियों का ढेर, बनता हुआ मकान। अगला क्वेश्चन आते हैं 102। कौवा मैदान में तिनके और रस्सी लेने के लिए क्यों उतरता था? तो इसका हो जाएंगे घोंसला बनाने के लिए।
इसका क्या हो जाएगा? घोंसला बनाने के लिए। कौवे कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? कौवा कुत्ते की पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा था? तो कौवा उड़कर बलियों पर बैठ जाता था, है ना। कौवा है जो उड़कर कहाँ पे? बलियों पे बैठ जाता था। मरधिल्ला का क्या अर्थ है? मरधिल्ला का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएंगे दुबला पतला। दुबला और पतला। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौवे और कुत्ते के झगड़े के बीच हो रही थी? तो इसका हो जाएंगे झकाना। इसका क्या हो जाएंगे? झकाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106। उत्पादक शब्दावली है। उत्पादक शब्दावली है। तो इसका क्या हो जाएंगे? देखिए, इसका हो जाएंगे वे शब्द जिन्हें हम बोलने एवं लिखने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। वन 107। भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? भारत में विद्यालय शिक्षा में भाषा नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएंगे त्रिभाषा सूत्र। इसको बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र। पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है डैश जिसे डैश द्वारा बढ़ावा मिलता है। तो इसको हो जाएंगे श्रीव्य भाषावाद। पैटर्न को समझने के लिए अभ्यास एक पद्धति है जिसे द्वारा बढ़ावा मिलता है। तो श्रीव्य भाषावाद। अगला आते हैं, सहारा देने से संबंधित परिकल्पनाओं का मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करती है। अगला है कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा अनेक बोलने एवं लेखन में की गई सभी सामान्य त्रुटियों को संकलित करती है। बाद में वह अपनी कक्षा में किसी भी शिक्षार्थी का नाम लिए बिना उन सभी त्रुटियों पर चर्चा करती है। वो क्या करना चाहती है? तो प्रतिपुष्टि करना चाहती है। अगला क्वेश्चन है 111। ऐसी गतिविधियां जिनमें शिक्षार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से संप्रेषणीय उद्देश्य के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं के सिखाने में इन गतिविधियों को कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं नियत कार्य देना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 112। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 समूह में बांटती है और उन्हें एक उदाहरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सहायता करना। इसको बोलते हैं सहायता करना। अर्थ के लिए अनुमान है। तो हो जाएंगे क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया, इसे समझना। क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझा गया, इसे समझना। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में से पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? तो इसका हो जाएगा विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। विषय सामग्री को सिर्फ
पहचानना। क्वेश्चन नंबर 115। मीना किसी विषय सामग्री या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। आप इस शब्दावली को क्या क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय शब्दावली। क्या बोलेंगे? निष्क्रिय शब्दावली। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो हो जाएंगे आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल को, BICS को। क्वेश्चन नंबर 170। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के प्रगति मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन है। तो हो जाएंगे अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए क्या हो जाएंगे? आकलन। क्वेश्चन नंबर 118 आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र की एक भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। त्रिभाषा सूत्र में एक भाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज की गई? तो हो जाएंगे 22 भाषा। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज की गई है? तो किसका क्या हो जाएंगे? 22 भाषा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक शब्द है जो संपदा क्या है? वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। वे शब्द जिन्हें लेखन एवं वाचन में प्रयोग करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।